हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो गणित भाग 1 का कक्षा 10वीं का वीडियो है। इस वीडियो में हम दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस पार्ट का प्रश्न संग्रह 1.4 देखेंगे। ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस पार्ट का 7वां वीडियो है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.3 जो था वो हमारा हो चुका था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम ये जो प्रश्न संग्रह 1.3 है ये हमारा हो चुका था, तो इस वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.4 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में रूपांतर करने योग्य समीकरण ऐसे कौन से समीकरण होते हैं जिसमें रूपांतरण करना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टेबल दी गई है, निम्नलिखित सारणी पूर्ण करना है आपको। ये टेबल दिया गया है और आपसे पूछा है समीकरण दिए गए चार, चरांकों की संख्या कितने चरांक है और रेखीय है या नहीं। स्टूडेंट्स, जब मैंने प्रश्न संग्रह 1.1 पढ़ाया था उससे पहले जब मैं आपको बेसिक्स बता रहा था, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऐसा समीकरण होता है। ठीक है, हमने एक टेबल किया था दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है कि नहीं, आपको अगर शायद याद हो तो उसमें एक ऐसा समीकरण आया था जिसमें 3/x - 4/y = 8 है, जहाँ पर x और y जो है, ठीक है, वो आपका हर था। ठीक है, जब भी हर रहता है x और y तो मैंने आपको बताया था कि ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण क्यों नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण क्यों नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर पहला वाला समीकरण देखते तो यहाँ पे क्या है 3/x। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जब x होता है, चरांक x होता है तो इसका घात कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर मैं इसी को 1/x लिखता हूँ, 1/x लिखता हूँ तो इसका घात कितना हो जाएगा, x घाते -1 में हो जाएगा। क्यों -1 में क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो चरांक x है, ठीक है, वो हर में है और जब भी आपका चरांक हर में होता है तो उसका घात जो होता है वो माइनस में होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो x है और ये y है ये दोनों के दोनों हर में है। ठीक है, तो इनका घात कितना हो जाएगा, x का घात होगा -1 और y का भी घात कितना होगा, -1। तो यहाँ पे आपके पास दो चरांक तो है, मतलब चरांक x और चरांक y, आपके पास दो चरांक तो है, लेकिन ये रेखीय नहीं है। रेखीय नहीं क्योंकि हमें पता है कि रेखीय का मतलब क्या होता है, दोनों चरांकों का घात 1 होना चाहिए, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम। ठीक है, तो यहाँ पे घात कितना है, -1 -1 जो है वो 1 से कम है। ठीक है, और मैंने क्या कहा है, जो चरांक है उनके घात कितने होने चाहिए, सिर्फ 1 ही होने चाहिए। तो इसका मतलब ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है, मतलब ये रेखीय समीकरण नहीं, इसके पास दो चरांक तो है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही जो आपका दूसरा सवाल है 6/x - 1 + 3/y - 2 = 0। यहाँ पर देखिए चरांक x है और चरांक y है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x जो है वो हर में है। जब भी x और y हर में होता है आपके पास यहाँ दो चरांक तो है लेकिन उनके घात कितने हैं, -1 में है, मतलब घात जो है वो माइनस में, और घात हमेशा 1 होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपसे पूछा है ये रेखीय है कि नहीं, ये रेखीय नहीं है। रेखीय होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों चरांकों का घात 1 होना चाहिए, -1 नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा जो समीकरण है यहाँ पे चरांक आपके पास x है और चरांक y है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास दो चरांक तो है लेकिन दोनों जो चरांक है वो हर में है, और हर में है उसका मतलब उसका जो घात है वो माइनस में होगा, मतलब ये भी रेखीय नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो तीसरा समीकरण है वो x + y ये हर में है और x - y ये हर में है, मतलब आपके पास दो चरांक तो है x और y। ठीक है, लेकिन दोनों का घात किस में है, माइनस में है, मतलब जो चौथा समीकरण है वो भी रेखीय नहीं है। रेखीय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दो चरांक होने चाहिए और दोनों चरांकों का जो घात है वो 1 होना चाहिए, माइनस में तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 16 में हमने देखा कि कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जो रेखीय समीकरण नहीं होते। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे रेखीय समीकरण को, ठीक है, जो नहीं है उनको हम रेखीय समीकरण में बदल सकते हैं, तो वो हम देखेंगे पेज नंबर 17 पे। ठीक है, उपरोक्त सारणी में दो चरांकों के कुछ समीकरण दिए हैं, वे रेखीय नहीं है, किंतु क्या उन समीकरणों को रेखीय समीकरणों में रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हम उनको रूपांतरण कर सकते हैं, तो हाँ, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो में जो कि प्रश्न संग्रह 1.4 है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, इसे ध्यान में रखें, दिए गए चरांकों में उचित परिवर्तन कर हम नए चरांकों का निर्माण कर सकते हैं।
इन नए चरांकों का उपयोग करके उस समीकरण को रेखीय समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। क्या है, आपको जो चरांक दिया गया है उसमें उचित परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जो भी चरांक दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन करना है और उचित परिवर्तन कर हम नए चरांकों का निर्माण करेंगे। मतलब पुराना चरांक हटा करके समीकरण में अपने तरफ से नया समीकरण, हमें नया चरांक रखना है। इन नए चरांकों का उपयोग करके उस समीकरण को रेखीय समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो नया समीकरण, नया चरांक हम रख रहे हैं, वो पुराने वाले को हटा के जो नया रखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, और वो समीकरण दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण कहला सकता है। ठीक है, बट आपको एक चीज़ ध्यान देना है, किसी भी m/n मतलब अनुपात में ऐसे अपूर्णांकों का हर शून्य नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो n है इसका जो मान है, ठीक है, ये शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, शून्य होगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कभी भी बटे में हर शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आंसर होता है यह निश्चित नहीं होता, इसके आंसर को हम नहीं निकाल सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि कैसे ऐसे समीकरणों को हम दो चरांक वाला रेखीय समीकरण बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4/x है। ठीक है, मैं 4/x को ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो 4/x है, ठीक है, 4/x, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 1, ठीक है, और इस पूरे के नीचे x लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट। 4 × 1 = 4 ही होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे गुणा डाला है और 4 × 1 4 ही होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 1/x को ब्रैकेट में रखता हूँ और ये 4 जो बाहर आ गया, मतलब अभी वो गुणा होकर 4/x ही होगा। मतलब ये 4/x को मैं पूरा ऐसा लिख सकता हूँ 4 1/x, ठीक है, क्योंकि 4 × 1 4 ही होता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो 4/x है इसमें क्या किया गया, इसमें 4 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 1/x। तो ये 5/y है, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 5 1/y। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं समझा तो मैं आपको करके समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको अगर 5/y दिया गया है, ठीक है, 5/y दिया गया है, बराबर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 × 1 और पूरे के नीचे मैं y लिख सकता हूँ। ठीक है, अब पूरे के नीचे y लिया, मतलब मैं अगर गुणा हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। मतलब मैं 5/y को 5 × 1/y ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो है आपको सवाल जो था आपका 5/y, ठीक है, इसको कैसा लिखा गया है, 5 1/y, ठीक है, बराबर 7। इसी तरीके से ये जो 3/x है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 1/x, ठीक है, और ये जो 4/y है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 1/y बराबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ऐसा क्यों किया गया है आपको समझेगा। अगर आप देखेंगे तो पहले समीकरण में 1/x, दूसरे समीकरण में 1/x, ये सेम है। यहाँ पे जो पहला समीकरण है 1/y और दूसरे समीकरण में 1/y, ये भी सेम हो गया। स्टूडेंट्स, ये हमने जानबूझ के सेम किया। क्यों जानबूझ के सेम करने के पीछे देखो रीज़न क्या है, कारण क्या है। ये 1/x जो है ना, इसको हटाना है, ये 1/x को हटा करके अपना कोई चरांक रखना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, समीकरण 1 तथा 2 में 1/x को हटा करके m लाना है और 1/y को हटा करके n लाना है। स्टूडेंट्स, आपने समझा, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको जो चरांक दिया वो हटा करके अपना चरांक लाना है। तो मैंने क्या किया, 1/x की जगह पे क्या मान लिया, m मान लिया, तो ये भी 1/x क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और ये जो 1/y है इसके जगह पे क्या माना है, n मान लिया है, तो ये जो x/y है तो ये n हो गया, और ये भी 1/y है इसको हम क्या मानेंगे, पूरा n मानेंगे। स्टूडेंट्स, अब y × m क्या होगा, 4m होगा, 5 × n क्या होगा, 5n होगा, बराबर 7। मतलब जो समीकरण 1 था वो समीकरण आपका 3 बन गया, और वो क्या हो गया, 4m + 5n बराबर 7। अब यहाँ पे 3 × m क्या होगा, 3m होगा, 4 × n क्या होगा, 4n होगा, और यहाँ पे जो आपका अचर है 5 वो इसी तरीके से रहेगा। मतलब जो आपका समीकरण 2 था वो समीकरण 4 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसके आगे पता है क्या करना है, आप जो है इसके आगे बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको निरसन पद्धति इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे किसी चरांक को सेम करके आप उसको घटाओगे या तो फिर जोड़ोगे, वो आपको पता है कि क्या करना है। आपने प्रश्न संग्रह 1.1 में बहुत ही अच्छे से निरसन पद्धति देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको समीकरण हल करने को कहा है, लेकिन आपको हल करके नहीं दिया गया है, तो वो आप हल, लेकिन जब हम प्रश्न संग्रह करेंगे तो उसमें हमको हल करके दिखाना है। यहाँ पे क्या किया गया है, समीकरण को हल करके डायरेक्ट आपको दिखाया है कि m 3 आया और n - 1 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमने
देखो हमें समीकरण में क्या चाहिए था, इसमें कहीं पे m और n दिख रहा है आपको, ये m और n तो हमने माना है, तो मतलब हमें m और n का मान नहीं चाहिए, हमें x और y का मान चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, हमें n 3 आया और n -1 आया। m का मान देखो, m 1/x के जगह पे m रखा था, अब क्या करेंगे 1/x जो के जगह पे m रखे थे, अब m के जगह पे 1/x रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब m बराबर x 1/x, ठीक है, ये रखेंगे तो m कितना आया हमारा यहाँ पे 3 आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे क्या होगा, ये जो x यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x आएगा, और 3 जो गुणा हो रहा है यहाँ पे आएगा, भाग होगा, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, x का मान कितना आया 1/3 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, यहाँ पर m जो था आपका 3 आया था, अब m के जगह पे उसका मान जो असली मान था वो हमने रख दिया 1/x। अब n हमें कितना मिला था, n -1 मिला था, लेकिन हमें y ढूंढना है, तो n हमने किसके जगह पे रखा था 1/y। अब क्या करेंगे, n के जगह पे हम 1/y रखेंगे। ठीक है, आपका n कितना है -1, तो n की जगह पे -1 रखा। अब जो y भाग हो रहा है इधर आएगा तो गुणा होगा, तो y आपका आया। ठीक है, अब जो -1 था यहाँ आएगा तो भाग होगा, मतलब आंसर क्या आएगा 1/-1। ठीक है, अब 1/-1 का आंसर क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 1 कम 1 होता है। अब ये जो माइनस था वो आंसर में लग जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको x और y का मान मिल गया, x 1/3 और y -1। तो x और y 1/3 और -1 ये दिए गए युगपत समीकरण का हल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दूसरा उदाहरण समझाता हूँ मैं यहाँ पर, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, आपको दिया गया 4/x - y। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 ब्रैकेट में डाल दूंगा, 1 लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात वही हो गई। ठीक है, x - y। ठीक है, उसी तरीके से ये जो 1/x + y था, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/x प्लस, ठीक है, 1/x + y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चिन्ह है वो प्लस है। यहाँ पे क्या है, 1 के साथ गुणा होगा तो 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 2 मत कर देना, 1 1 1 ही होता है। कुछ महान स्टूडेंट होते हैं जो 1 × 1 2 भी लिख देते। ठीक है, ये गुणा हो रहा है, तो मतलब मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ 1/x + y। तो यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है 2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 1/x - y, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 × 1/x + y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे जो 1/x - y है और 1/x - y दोनों समीकरण में हमने सेम कर दिया, और यहाँ पे 1/x + y और 1/x + y ये दोनों ही समीकरण में हमने सेम कर दिया। मतलब अब मैं इसको और इसको, ये दोनों सेम है, इनको m से हटा सकता हूँ, a से हटा सकता हूँ, b से हटा सकता हूँ, और ये जो है 1/x + y इसको भी मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, बस हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 में 1/x - y को अब a मानना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पूरा है वो a हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये पूरा है वो a हो गया, और यहाँ पे ये जो पूरा है वो a हो गया। तो 4 × a क्या होगा, 4a। यहाँ पे देखो 4a है, 2 × a क्या होगा, 2a हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 1/x + y ये जो है इसको हमें क्या मानना है, b मानना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो 1/x + y ये अगर पूरा b है तो b × 1 क्या होगा, सिर्फ b होगा। इसी तरीके से ये जो पूरा है ये 3 × ये जो है वो पूरा अगर b हो जाएगा तो 3b हो जाएगा। तो -3b बराबर 3 और 5। ठीक है, तो हमें 2 समीकरण मिल गए। स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो स्टेप है वो आपको पता है, आपको निरसन पद्धति से हल करना है। ठीक है, हल करने के लिए आप क्या करोगे, आप या तो a को सेम करो या तो b को सेम करो और हल करोगे। देखो यहाँ पे अगर मैं b को सेम करता हूँ तो 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो तीसरे समीकरण में जब 3 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12a मिलेगा, प्लस क्या हो जाएगा, वो 3 से गुणा होगा तो 3b हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 3 × 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3b और 3b सेम है, मतलब अगर मैं दोनों समीकरण को जोड़ता हूँ तो कट जाएगा। तो 12a और 2a क्या हो जाएगा, वो 14a हो जाएगा। ठीक है, 14a। ठीक है स्टूडेंट्स, 14a बराबर यहाँ पे जो 9 है और ये जो 5 है। ठीक है, 9 और 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 14 होगा। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा, 14/14 क्या होता है, a कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, a 1 मिल गया, आपको हल करके नहीं दिया लेकिन आपको हल करना पड़ेगा। और अगर a का मान मैं समीकरण में रखता हूँ दोनों में से तो आपको b का मान -1 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप समीकरण में देखोगे तो आपको a और b नहीं ढूंढना है, आपको x और y ढूंढना है। तो हमने क्या किया था, 1/x - y के जगह पे a लिखा था। अब क्या करेंगे, a की जगह पे 1/x - y पुनः प्रतिस्थापित करेंगे, उसका मान 1/x + y को हमने b लिया था, अब b का मान वापस 1/x + y रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें करना क्या है, देखो
हम a के जगह पे वापस उसका मान रखेंगे 1/x माइनस वाई और b के जगह पे वापस उसका मान रखेंगे। अब a कितना आया है, 1 आया है, तो a के जगह पे हमने 1 रख दिया तो 1/x माइनस वाई बराबर 1 हो गया, और b के जगह पे -1 आया तो -1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो x माइनस वाई है वो 1 से गुणा होगा तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यानी आपको समीकरण क्या मिलेगा, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x प्लस वाई है, ठीक है, ये -1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, यहाँ पे x प्लस वाई से वो गुणा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई, मैं ऐसा माउस से लिख रहा हूँ इसलिए बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग नहीं बन रही है। ठीक है, अब ये -1 गुणे x क्या हो जाएगा, -x आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो -1 गुणे y क्या हो जाएगा, -y बराबर आपको क्या मिलेगा, बराबर करने पर आपको मिलेगा 1। ठीक है, ये जो समीकरण है उसको हल करके मैं आपको बता रहा हूँ क्या मिलेगा, x प्लस वाई -1 से गुणा होगा तो -x माइनस वाई मिलेगा, और यहाँ पे क्या है आपका पहले से 1, तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया। अब ये माइनस हटाना है स्टूडेंट्स हमें। ठीक है, माइनस हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस समीकरण माइनस से गुणा करूँगा तो x प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये y भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, आपको समीकरण क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर -1। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर आपको -1 मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से 2 मिला, 2 समीकरण मिल गया। अब आपको क्या करना है, निरसन पद्धति लगाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो y y कट जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2x आएगा। ठीक है, तो आपको 2x का मान कितना मिलेगा, 2x का मान आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो x आपका कितना हो जाएगा, 0/2 क्या होगा स्टूडेंट्स, 0/2 0 ही होता है। ठीक है, आपको x का मान 0 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो आपको x का मान कितना मिला है, 0 मिला है। x का मान रखोगे तो y का मान -1 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से समीकरण हल करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, समीकरण को इस रूप में लाओगे। इस रूप में लाने के बाद आप क्या करोगे, समीकरण 1 तथा 2 में जो आपको चरांक है उसके जगह पे अपना चरांक मानोगे। ठीक है, वो चरांक मानने पर आपको 2 सरल समीकरण मिलेंगे, इसको निरसन पद्धति से हल करना है, और उसके बाद वापस से जो हमने माना था उसका मान पुनः प्रतिस्थापित करेंगे, तो जो आपका असल आंसर है x और y वो आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 19 की तरफ। आपको जो यहाँ पे चौखट दी गई है ये आपको खुद से करना है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको नहीं करके दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.4 जो है वो निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। इसका जो पहला सवाल है वो 2/x माइनस 3/y बराबर 15 और 8/x प्लस 5/y बराबर 77, ये हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रश्न संग्रह 1.4 के लिए मैंने PDF बनाया और PDF से अब हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला सवाल है वो है निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपका पहला सवाल है वो 2/x माइनस 3/y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2/x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 1/x। ठीक है, मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 1/x। ठीक है, और वो ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है -3। ठीक है, अब ये जो 3/y है, 3/y है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ -3 और 1/y। मैंने क्या किया, खाली 2 और 3 को बाहर निकाला है उसमें से। ठीक है, बराबर 15। अब उसके बाद यहाँ पे जो है वो 8/x, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर 1 बच जाएगा क्योंकि 8 1 कम 8 होता है, तो हमें हर बार यही करना है, नंबर हटा देना है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 5/y, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, प्लस 5 अगर मैं निकालता हूँ तो 5 1 कम 5 होता है, अंदर क्या बचेगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1/y। ठीक है, कुछ इस तरीके से बचेगा। ठीक है, तो आपको 2 समीकरण इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना स्टूडेंट, ये जो 1/x है, ठीक है, दोनों समीकरणों में, और जो 1/y है इसके जगह पे आपको कुछ लेना है, आप कोई भी चरांक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, समीकरण 1 तथा 2 में 1/x के जगह पे मैंने क्या लिया है स्टूडेंट्स, a लिया है, और 1/y के जगह पे मैंने b लिया है। अगर ये पूरा a है तो अगर 2 और a गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, और अगर ये पूरा b है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है, 3b हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 15 दिया है तो ये हो जाएगा 15, ये आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये 1/x a है तो 8 गुणा होगा तो 8 ही होगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, और यहाँ पर अगर 1/y b है तो 5 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा, और बराबर 77। तो आपको 2 समीकरण मिला। उसके बाद मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको दोनों समीकरण को निरसन पद्धति से हल करना है।
तो आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी एक चरांक का गुणांक सेम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ए को सेम करूँगा। ए को सेम करने के लिए यहाँ पे 8 है दूसरे समीकरण में, तो यहाँ पे 8 लाने के लिए 4 से गुणा करूँगा। तो ये 4 पहले पद में, ये 4 दूसरे पद में, और ये जो 4 है वो तीसरे पद में भी गुणा होगा। ठीक है, तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस माइनस -12, और 4 15 ज़ा स्टूडेंट क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो जो आपका समीकरण 3 था, अब उसे हमें ध्यान नहीं देना है, वो समीकरण 5 बन गया। ठीक है, अब समीकरण 4 ये और समीकरण 5 इसको देखना है। ठीक है, तो समीकरण जो 4 है उसमें हम देखेंगे कि कौन से चरांक का गुणांक सेम हुआ है। तो हमने ए वाले चरांक का गुणांक सेम किया और दोनों के चिन्ह भी सेम है, दोनों ही प्लस है। स्टूडेंट जब दोनों के चिन्ह बराबर होते, सेम होते, तो हम क्या करते, घटाते बड़े समीकरण में से। तो यहाँ पे आपका जो समीकरण 4 है वो बड़ा है, तो समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पर, ठीक है, जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह दिखाना है। तो दूसरे समीकरण के सारे चिन्ह देखो बदल गए, माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, 8 है, यहाँ पे प्लस 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 12 और 5 17 बी हो गया। ठीक है, बड़े अंक का जो चिन्ह है वो प्लस है, तो 17 बी प्लस में होगा। प्लस माइनस माइनस 77 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 17। बड़े अंक का चिन्ह यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो आपके आंसर में भी प्लस। अब ये 17 जो गुणा हो रहा है बी के साथ, दूसरी तरफ जाएगा बराबर के, तो भाग होगा। तो 17/17 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो हमें बी का मान मिल गया 1। अब इसी तरीके से हम ए का मान ढूंढेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 4 2 समीकरण है, दोनों में से किसी एक समीकरण में अगर मैं बी का मान रखता हूँ तो ए का मान मिल जाएगा। तो b बराबर 1, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 हमने पूरा लिखा। अब जहाँ पे b है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो b के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 3 से गुणा होगा, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। -3 अगर मैं दूसरी तरफ लेता हूँ तो वो +3 हो जाएगा, तो 15 + 3 क्या हो जाएगा, 18। अब 2 जो गुणा हो रहा है वो दूसरी तरफ आएगा तो भाग होगा, तो 2 1 कम 2 2 9 18। ठीक है, तो आपको ए का मान कितना मिल गया, 9, और बी का मान कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 1 मिल गया। बट हमसे क्या ए और बी पूछा है, क्या हमसे क्या पूछा गया था, सवाल क्या था, एक्स और वाई। इसमें ए और बी देखो आप कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या किया था, हमने 1/x को a लिया था और 1/y के जगह पे b रखा था। अब क्या करेंगे, हम इनका मान पुनः प्रतिस्थापित करेंगे। पुनः प्रतिस्थापित मतलब जहाँ पे a है वहाँ पे वापस 1/x लिखेंगे, और जहाँ पे b है वहाँ पे वापस 1/y लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों का मान a बराबर 1/x तथा b बराबर 1/y यह मान पुनः प्रतिस्थापित करेंगे। पुनः प्रतिस्थापित तो हम लिखेंगे a बराबर 1/x और b बराबर 1/y। ठीक है, अब a कितना आया है, 9 आया है, तो उसके जगह पे हमने 9 लिख दिया। b कितना आया, 1 आया है, तो उसके जगह पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये जो 9 यहाँ पे ऊपर है मतलब गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो x के जगह पे आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/9 होगा। और जो आपका x था 9 के जगह पे आएगा तो x का मान कितना आ गया, 1/9। ठीक है, अब आपका जो 1 है वो यहाँ पर जाएगा, y से गुणा होगा तो y कम y ही होगा, और y जो है वो 1 के जगह पे आएगा तो वहाँ पे y हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, आपका 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिए गए युगपत समीकरण का हल आपका कितना है, 1/9 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम यहीं तक रख देते हैं। ठीक है, यहीं तक करते हैं, नहीं तो वीडियो जो है अगर मैं बाकी के 3 सवाल करता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, जो पहला सवाल है इसको मैं स्क्रीन छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको एक ही बार में समझ जाए कि आंसर क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं और छोटा कर देता हूँ इसको, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे भगा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको आसानी से समझेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस वीडियो में जितना पढ़ाया गया वो सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो दूसरा सवाल है वो आप मुझे हल करके आप सेंड कर दीजिए, यह आपका आज के लिए होमवर्क रहेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।